उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ये तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं सरकारी एजेंसियों में कभी दिलचस्पी नहीं लिया करती, गार्थिया ने जवाब देते हुए कहा। ओके शुक्रिया, गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर को रीडर पर रख दिया। सरकारी एजेंट हुकूमत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहाँ आकर इस मुलाजिम को हलाक करके चला जाता है, इसका क्या मतलब हुआ? इस मुलाजिम से उसे क्या मालूमात मिली हैं और वो काफिरिस्तान क्यों गए हैं? इमरान ने चिड़चिड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नॉटरॉन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही नॉटरॉन की आवाज़ सुनाई थी। एक्सटो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। नॉटरॉन का लहजा यकलख्त इंतहाई मौतबाना हो गया। दो आदमी जिनके असल नाम किंग और स्टार्क हैं, कल पाकिशिया से काफिरिस्तान गए हैं। यहाँ भी वो असल नामों और असल हुलियों में ही होटल में रहे हैं। इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और सरकारी एजेंट हैं। मुझे यकीन है कि काफिरिस्तान में भी ये असल हुलियों और नामों से ही किसी आला दर्जे के होटल में रहे होंगे। उन्हें ट्रेस करके मुझे कॉल करो, इमरान ने X2 के लहजे में जवाब देते हुए कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया। इसकी पेशानी पर सोच के तासुरात उभर आए थे। मामलात वाज़े नहीं हो पा रहे थे कि अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। ये फ्लैट का आम फ़ोन था। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बावजूद इस कदर डिग्रियां रखने के फिर भी बोल रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यूँ महसूस होता था जैसे फ़ोन की घंटी उसके जहन पर छाई हुई गिर्द साफ करती हो और वो दोबारा अपने ख़ास मूड पर आ गया हो। जवाना बोल रहा हूँ मास्टर, ऑस्ट्रेलिया से। जवाना की आवाज़ सुनाई थी तो इमरान चौंक पड़ा। अरे, इतनी दूर से बोल रहे हो, जाहिर है बड़ी रकम खर्च हो रही होगी कॉल पर। फिर तो मुझे मुख्तसर गुफ्तगू करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास वापसी का किराया भी बाकी ना रहे और वापसी का किराया हासिल करने के लिए तुम एक बार फिर अपना पुराना धंधा शुरू कर दो और मेरे इतने सालों की मेहनत भी ज़ाया हो जाए। इसलिए ठीक है, बात वाकई ही मुख्तसर होनी चाहिए। इमरान की ज़बान रवा हो गई और दूसरी तरफ से जवाना बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मास्टर, आपने वाकई ही इस कदर मुख्तसर बात की है कि मुझे शक पड़ने लग गया है। क्या आप वाकई ही मास्टर इमरान हैं? उसी तरफ से जवाना ने हंसते हुए कहा। ये तुम अब तक मुझे एक ही ग्रेड पर रखे रखोगे? अब तो तरक्की दे दो। अब तो तरक्की मेरा हक बन चुका है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तरक्की? क्या मतलब मास्टर? जवाना ने हैरान होकर पूछा। मतलब है कि मास्टर से अब मुझे हेडमास्टर ही बना दो, कुछ तो तरक्की हो, इमरान ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से जवाना बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। मास्टर, मैं साइमन से मिला हूँ, इससे तफसीलन बात हुई है, जवाना ने अपने असल मतलब पर आते हुए कहा। क्या बात हुई है? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा तो जवाना ने साइमन से होने वाली बातचीत की तफसील बता दी। ओह, ये तुमने वाकई ही काम की बात मालूम की है, लेकिन तुम्हें जॉनी से मिलने की ज़रूरत नहीं और तुम डार्क लाइट के इंचार्ज ऑस्कर से मिलो। इससे तफसीलात हासिल करो कि ऑस्ट्रेलिया इस मामले में क्यों दिलचस्पी ले रहा है और इसका मकसद क्या है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। यस मास्टर, मैं मालूम कर लूँगा, जवाना ने जवाब दिया तो इमरान ने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। तो अब मामला वाज़े हुआ है। डॉक्टर यूनुस हलाक नहीं हुआ बल्कि वो काफिरिस्तान के हाथों बिक गया है और काफिरिस्तान ने इसकी मौत का ड्रामा करके इससे काफिरिस्तान बुलवा लिया है और अब वो काफिरिस्तान से अपलैंड की लेबॉर्ट्री में पहुंच गया है। फिर तो तौसीफ की इत्तला दुरुस्त थी कि वहाँ हुकूमत अपलैंड और काफिरिस्तान मिलकर लेबॉर्ट्री बना रहे हैं, लेकिन इसने डॉक्टर शोनार्ड और डॉक्टर समृति का नाम क्यों लिया था? इसके पीछे क्या बात है? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो काफ़ी देर तक सोचता रहा लेकिन कोई बात वाज़े तौर पर समझ ना आ रही थी क्योंकि उससे जो कुछ डॉक्टर यूनुस के फार्मूले के मुतालिक बताया गया था, इस लिहाज से डॉक्टर समृति का फार्मूला इस डॉक्टर यूनुस से कतई मुख्तलिफ था। फिर इस लेबॉर्ट्री में डॉक्टर यूनुस को इस अंदाज में ले जाना, ऑस्ट्रेलिया के एजेंटों का इसके पीछे भागना और लेबॉर्ट्री के सिलसिले में डॉक्टर समृति के नाम सामने आना, ये सब एक अजीब सा घोरक धंधा बन गया था। कोई ना कोई कड़ी ऐसी है जो सामने नहीं आ रही, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने कार्डलेस फ़ोन पीस उठाया और इस पर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। मैं पाकिशिया से अली इमरान बोल रहा हूँ, तौसीफ या ताहिर, इन दोनों में से कोई यहाँ मौजूद है तो बात कराएं, इमरान ने कहा। यस सर, ताहिर साहब मौजूद हैं, दूसरी तरफ से इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा गया। इमरान ने फ़ोन तौसीफ के हेडक्वार्टर किया था। इनसे मेरी बात कराओ, इमरान ने कहा।
यस सर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। हेलो ताहिर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। सुना है अपलैंड में हुस्न की बेहद फरावानी है, इसलिए अभी तक ताहिर हो या? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, या ताहिरा बन चुके हो, यही कहना चाहते थे ना आप? दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। एक शहला ही तौसीफ के लिए काफ़ी है, इसलिए तुम्हें ताहिरा बनने की ज़रूरत नहीं है। अब तक कुछ काम भी हुआ है या सुपर स्पाटा ही हो रहा है? इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से ताहिर ने कर्नल तारिक और कर्नल अहमद से होने वाली मुलाकात की तफसील बता दी और साथ ये भी बता दिया कि वो अब कर्नल अहमद से इस लेबॉर्ट्री के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करना चाहता है। डॉक्टर यूनुस के बारे में अब तक जो मालूमात हासिल हुई हैं उनके मुताबिक डॉक्टर यूनुस हलाक नहीं हुआ, बल्कि इसकी मौत का फर्जी ड्रामा खेला गया है और डॉक्टर यूनुस को इस फार्मूले समेत काफरिस्तान ने खरीद लिया है और शवाहिद के मुताबिक इस लेबॉर्ट्री में डॉक्टर यूनुस के फार्मूले पर ही काम होगा और डॉक्टर यूनुस ही काम करेगा। लेकिन इधर स्टालिया की एक सरकारी एजेंसी का सरबराह किंग और उसका नायब स्टार्क भी डॉक्टर यूनुस की तलाश में पाकिस्तान आए हैं। इनमें से स्टार्क ने डॉक्टर यूनुस के मुलाजिम से मालूमात हासिल कर ली और फिर वो दोनों पाकिस्तान से फौरी तौर पर काफरिस्तान पहुंचे और अब इत्तला मिली है कि वो काफरिस्तान से अपलैंड पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों खासे ज़हीन, मुतहरिक और फ़आल एजेंट हैं, इसलिए वो किसी न किसी तरह मालूमात हासिल करके तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इनका मकसद भी ज़ाहिर है तो डॉक्टर यूनुस और इसके फार्मूले का हसूल है। मज़ीद मालूमात भी मिल जाएंगी कि अस्ट्रेलिया इस सारे खेल में कैसे शामिल हुआ है। तुमने वहाँ काम करते हुए इस किंग और स्टार्क दोनों का ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि वो बाजी ले जाएं और तुम वहाँ जूतियाँ चटखाते फिरो। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। इस किंग और स्टार्क के बारे में मज़ीद कोई तफसील? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। ये लोग पाकिस्तान में अपने असल कागजात और असल नामों से ठहरे हैं, इसलिए वो अपलैंड में भी असल नामों और हुलियों में ही होंगे, क्योंकि उनका ख्याल अभी तक यही होगा कि वो अकेले काम कर रहे हैं, उनके पीछे कोई और नहीं है। तुम्हें उनके हुलिये बता देता हूँ, तुम तौसीफ की ड्यूटी लगा दो, वो उन्हें तलाश कर लेगा और यकीनन किसी बड़े होटल में ठहरे होंगे, इमरान ने कहा और तफसील से किंग और स्टार्क के हुलिये बता दिए। ओके, आप बेफिक्र रहें, अब ये मुझसे आगे ना बढ़ सकेंगे, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया और इमरान ने ओके कहकर राब्ता ऑफ कर दिया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नॉटरॉन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद नॉटरॉन की आवाज़ सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सर, मैं आपको रिपोर्ट देने ही वाला था। किंग और स्टार को यहाँ तलाश किया गया है, लेकिन वो चंद घंटे हुए अपलैंड चले गए हैं। नॉटरॉन ने फ़ौरन ही रिपोर्ट देते हुए कहा, मुझ तक इनके अपलैंड पहुंचने की रिपोर्ट पहुंच चुकी है। काफरिस्तान ने पाकिस्तान के एक डॉक्टर यूनुस को इसके फार्मूले समेत ख़रीद लिया है और यहाँ डॉक्टर यूनुस की फर्जी मौत का ड्रामा खेला गया है, जबकि हुकूमत काफरिस्तान अपलैंड की हुकूमत के साथ मिलकर अपलैंड में कोई लेबॉर्ट्री तैयार करा रही है, जिसमें यकीनन डॉक्टर यूनुस के फार्मूले पर काम किया जाएगा। लेकिन स्टालिया भी इस सिलसिले में दिलचस्पी ले रहा है और तौसीफ को जो इतलात मिली थी उनके मुताबिक इस लेबॉर्ट्री में डॉक्टर शोनार्ड और डॉक्टर समरती अपने जदीद तरीन दरियाफ्त मार्सिला रेस पर काम कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों स्वीडन में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर यूनुस के फार्मूले का मार्सिला रेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका फार्मूला लेज़र शुआओं को सकेड़ने और एक मरकज़ पर इकट्ठे करने के बारे में है। तुमने अब ये मालूम करना है कि हुकूमत काफरिस्तान अपलैंड में जो लेबॉर्ट्री कायम कर रही है उसमें किसी हथियार या फार्मूले किस पर काम हो रहा है। इस बारे में तफसील मालूम करके तुमने रिपोर्ट देनी है, इमरान ने उससे तफसील बताते हुए कहा। यस सर, दूसरी तरफ से नॉटरॉन ने कहा और इमरान ने राब्ता ऑफ करके रिसीवर मेज़ पर रख दिया। जोसेफ और जवाना स्टोन क्लब से बाहर आ गए क्योंकि साइमन क्लब में मौजूद ना था और ना ही वो यहाँ किसी को कुछ बता कर गया था, जबकि इमरान ने उन्हें फ़ोन पर हदायत की थी कि वो ऑस्कर से मिलकर ये मालूम करें कि हुकूमत अस्ट्रेलिया में डॉक्टर यूनुस में क्यों दिलचस्पी ले रही है। लेकिन ऑस्कर के बारे में उनके पास मालूमात मौजूद नहीं थी, क्योंकि जो कुछ मालूम था वो साइमन ने बताया था। इसके बाद ऑस्कर से मिलना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा था। चनाचा ऑस्कर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए वो दोबारा स्टोन क्लब साइमन के पास गए, लेकिन साइमन का दफ्तर खाली पड़ा हुआ था। उन्हें बताया गया कि उनके बाहर जाने के फ़ौरन बाद साइमन दफ्तर से उठकर चला गया और किसी को कुछ बताकर नहीं गया। अब उस ऑस्कर के बारे में मालूमात कहाँ से हासिल की जाएं? जवाना ने परेशान से लहजे में कहा।
मेरा ख्याल है कि ये सरकारी एजेंसियां यहाँ की फेडरल साइंसी वजारत के तहत काम कर रही हैं, इसलिए वजारत साइंस के किसी बड़े अफसर को ट्रेस कर लिया जाए तो इस ऑस्कर के बारे में मालूमात हासिल हो सकती हैं। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, ये लंबा बखेड़ा है, मुझसे इस तरह के काम नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है हमें यहीं इंतज़ार करना चाहिए। साइमन आखिर वापस आएगा ही सही, जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा ख्याल है अब उसकी वापसी इस वक्त तक नहीं होगी जब तक उसे यह हतमी तौर पर मालूम नहीं हो जाएगा कि हम ऑस्ट्रेलिया से वापस चले गए हैं। जोसेफ ने जवाब दिया, तो फिर अब क्या किया जाए, किस तरह इस ऑस्कर की गर्दन पकड़ी जाए? जवाना ने कहा, ऑस्कर साइमन का दोस्त है, इसलिए यकीनन क्लब के मैनेजर या सुपरवाइजर वगैरह टाइप के आदमी को इसके बारे में इल्म होगा। जोसेफ ने कहा तो जवाना बेख्तियार उछल पड़ा। ओह वाकई, आओ, जवाना ने कहा और तेजी से वापस हाल की तरफ मुड़ गया। चूंकि पहले जवाना काउंटरमैन का हशर कर चुका था और हाल में मौजूद था, तो मुलाजमी ने उसे देख लिया था कि साइमन भी इस जवान से दुबता हुआ बैठता है। इससे अब दोबारा उनके साथ वहां वीआईपी सलूक किया गया। इस बार जब जवाना और जोसेफ हाल में दाखिल हुए तो सब लोग उन्हें देखकर एक बार फिर चौंक पड़े। जवाना तेजी से काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया, जहां उसे एक नौजवान खड़ा दिखाई दे रहा था। साइमन की गैर हाजिरी में यहाँ का मैनेजर कौन होता है? जवाना ने कहा। पॉलमर जनाब, नौजवान ने जवाब दिया। कहाँ है पॉलमर? जवाना ने पूछा। जी वो अभी आए हैं, ऊपर दफ्तर में गए हैं, वो मुल्क से बाहर गए हुए थे, अभी उनकी वापसी हुई है, मैं उन्हें इत्तला कर दूं। काउंटरमैन ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। नहीं, तुम कोई आदमी हमारे साथ भिजवा दो जो मुझे इस तक छोड़ आए। जवाना ने कहा तो काउंटरमैन ने अस्बात में सर हिला दिया और एक तरफ खड़े हुए एक गुंडे नुमा सुपरवाइजर को बुलाया। साहिबान को मैनेजर पॉलमर साहब के दफ्तर तक छोड़ाओ। काउंटरमैन ने इस गुंडे नुमा आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस सर, आइए सर, इसने बड़े मौतबाना लहजे में कहा और एक तरफ को मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक कमरे के बंद दरवाजे के सामने पहुंच गया, जहां एक मुसल्लह आदमी खड़ा हुआ था। उन्हें काउंटर बॉय ने भेजा है, उन्होंने साहब से मिलना है। सुपरवाइजर ने इसी मुसल्लह आदमी से मुखातिब होकर कहा। नहीं, साहब ने मना कर दिया है कि वो अभी किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। इस मुसल्लह आदमी ने गौर से जवाना और जोसेफ को देखते हुए कहा, तुम जाओ। जवाना ने इस सुपरवाइजर से कहा और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं कह रहा हूं मिस्टर के, मुसल्ला आदमी ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा। तुमने जो कुछ कहा है हमने सुन लिया है, अब जो कुछ हम कह रहे हैं उससे भी सुन लो। जवाना ने रुककर मुड़ते हुए कहा और उसके साथ ही उसका बाजू घूमा और वो मुसल्ला आदमी गाल पर जोरदार थप्पड़ खाकर उड़ता हुआ कई फुट दूर जा गिरा। सुन लिया हमारा जवाब? जवाना ने घुर्राते हुए कहा। उसके साथ ही उसने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा खुलता चला गया और जवाना और उसके बाद जोसेफ अंदर दाखिल हो गए। ये खासा बड़ा कमरा था जिसे दफ्तर के अंदाज में सजाया गया था। एक बड़ी सी मेज़ के पीछे एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। उसने दोनों टांगे मेज़ पर रखी हुई थी और उसके हाथ में शराब की बोतल थी और वो बड़े एतमीनान भरे अंदाज में शराब पीने में मसरूफ़ था। कि इसके कदोकामत और बुलडॉग जैसा चेहरा बता रहा था कि वो ज़ेरे ज़मीन दुनिया का कोई छटा हुआ कंडा है। कौन हो तुम? वो टॉक्स ने तुम्हें नहीं रोका? इसने चौंक कर जवाना और जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा। उसके साथ ही उसने झटके से अपनी दोनों टांगें खींचकर नीचे कर ली। इसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नुमाया थे। अगर बाहर मौजूद तुम्हारे दरबान का नाम टॉक्स है तो उसने हमें रोका था और हमने उसे जवाब दे दिया है। वो यकीनन अब नाक और मुंह से निकलने वाला खुफ साफ करने में मसरूफ़ होगा। जवाना ने आगे बढ़ते हुए कहा। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? पॉलमर ने एक झटके से उठ खड़े होते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब कदरे परेशानी के तासुरात उभर आए थे। हम तुम्हारे मालिक साइमन के दोस्त हैं, इधर बाहर आकर इत्मीनान से बात करो। साइमन अचानक कहीं चला गया है, इसलिए हमें तुम्हारे पास आना पड़ा है। जवाना ने ठंडे लहजे में कहा तो पॉलमर के चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए। ओ अच्छा, ये बात है, बैठें और बताएं मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। पॉलमर ने कहा। उसके साथ ही वो मेज़ के पीछे से निकलकर बाहर आ गया। बैठो और इत्मीनान से मेरी बात सुनो, जवाना ने कहा तो पॉलमर सर खुजाता हुआ सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और वही दरबान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वाकई ही खून नजर आ रहा था और एक तरफ उसका नाक फटा हुआ था और इस पर उसने हाथ रखा हुआ था। बॉस, उन्होंने आने वाले ने कहा जाओ बैंडेज कराओ, पॉलमर ने धारते हुए लहजे में कहा और दरबान तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया।
साइमन का दोस्त है ऑस्कर, किसी सरकारी एजेंसी का चीफ है, हमें उसका पता चाहिए। जवाना ने कहा तो पाल्मर बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे, लेकिन उसने जल्द ही अपने आप पर काबू पा लिया। बॉस साइमन के दोस्तों के बारे में मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, पाल्मर ने होंठ चबाते हुए कहा, जबकि साइमन ने कहा था कि अगर मैं मौजूद ना हूं तो पाल्मर से मालूमात हासिल की जा सकती हैं। जवाना ने जवाब दिया तो पाल्मर एक बार फिर चौंक उठा और एक बार फिर उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। बॉस साइमन ने कब कहा है? पाल्मर ने कहा और जवाना ने पाल्मर को मुख्तसर तौर पर साइमन से मिलने के बारे में बता दिया। ओह, तो ये तुम हो जिसने टाकोरी का खात्मा कर दिया, मुझे आते ही रिपोर्ट मिली थी। पाल्मर ने और ज्यादा हैरत भरे लहजे में कहा, वो अहमक आदमी खुद ही हमसे उलझ पड़ा था, और अब ये बात सुन लो कि ना ही हमारे पास इतना वक्त है कि हम तुम्हारे सवालों के जवाब देते रहें, इसलिए तुम ऑस्कर के बारे में हमें जल्दी से बता दो कि उससे कहाँ मिला जा सकता है। जवाना ने इस बार कदरे गुस्सेले लहजे में कहा, मैं सच कह रहा हूं कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। पाल्मर ने जवाब दिया, तुमने ऑस्कर का नाम सुना होगा? जवाना ने कहा, नहीं, मैं तो ये नाम भी पहली बार सुन रहा हूं। पाल्मर ने जवाब दिया तो जवाना उठकर खड़ा हो गया। ओके, फिर तुम्हारे साथ मजीद बातचीत करना सिर्फ वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है, जवाना ने उठते हुए कहा तो पाल्मर भी उठ खड़ा हो गया। उसके साथ ही जोसेफ भी उठ खड़ा हुआ। क्या ख्याल है जोसेफ? मजीद बातचीत की तो ज़रूरत अब नहीं रही, जवाना ने जोसेफ की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा। अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मजीद बातचीत मैं कर लूँगा, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, इसके लिए प्रिंस ऑफ अफ्रीका को हरकत में आने की ज़रूरत नहीं, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने यकलख्त हाथ बढ़ाया और पाल्मर की गर्दन पकड़कर एक झटके से उसे ऊपर उठा लिया। पाल्मर ने ऊपर उठते ही दोनों पैर मोड़कर जवाना के सीने पर मारना चाहे, लेकिन जवाना ने हाथ को एक जोरदार झटका दिया और उसके साथ ही उसने पाल्मर को एक झटके से वापस सोफे पर पटक दिया। पाल्मर के हलक से खुटी घुटी सी चीख निकली और उसके साथ ही वो नीचे गिरकर इस तरह तड़पने लगा जैसे उसके जिस्म से रूह को कांटों में लपेटकर बाहर निकालने के लिए घसीटा जा रहा हो। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया था कि जैसे ही उसके चेहरे के अज़लात किसी भी लम्हे धमाके से फट जाएंगे। जवाना ने तेजी से आगे बढ़कर एक हाथ उसके सर पर रखा और दूसरा हाथ उसके कांधे पर रखकर सर को मखसूस अंदाज में झटका दिया और फिर पीछे हट गया। पाल्मर ने बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। उसका इंतहाई तेजी से मसख होता हुआ चेहरा अब दोबारा नॉर्मल होने लग गया। जब उसकी हालत कदरे संभल गई तो जवाना ने उसे बाजू से पकड़कर सीधा बिठा दिया। अभी ये सिर्फ एक मामूली सा झटका था पाल्मर, और इस झटके से तुम्हें जो असाब भुगतना पड़ा है ये भी इंतहाई मामूली है। हम तुमसे कोई गलत बात नहीं पूछ रहे। अगर तुम्हारा बॉस साइमन होता तो वो फौरन ही बता देता, तुम ख्वामखा असाब ना भुगतो और सीधी तरह बता दो, वरना, जवाना ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, वो ऑस्कर? किस ऑस्कर के बारे में पूछ रहे हो तुम? बॉस का तो कोई दोस्त नहीं ऑस्कर, पाल्मर ने रुक रुक कर कहा। वो अब खौफज़दा नजरों से जवाना को देख रहा था। शायद जवाना के हाथ के एक ही झटके से पाल्मर को जवाना के जिस्म में मौजूद बेपनाह ताकत का अंदाजा हो चुका था। वो एक सरकारी एजेंसी डार्क लाइट का चीफ है, जवाना ने कहा। वो आर्मिड कॉरपोरेशन का मैनेजर डायरेक्टर है। आर्मिड कॉरपोरेशन का, पाल्मर ने जवाब दिया। कहाँ है इसका दफ्तर और किस किस्म का काम करता है ये? जवाना ने पूछा। इसका दफ्तर चांसलर रोड पर है, आर्मिड प्लाजा, पूरा प्लाजा इस कंपनी का दफ्तर है। सबसे ऊपर वाली मंजिल में ऑस्कर का साथी दफ्तर है, वो वहीं बैठता है, उसकी रहायशगाह भी वही है। इस बार पाल्मर ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, उससे फ़ोन करो और अपनी बात कन्फर्म कराओ। जवाना ने कहा, मैं उससे कैसे बात कर सकता हूँ? वो तो बॉस का दोस्त है। पाल्मर ने इसी तरह हैरान होते हुए कहा जैसे ये बात उसके लिए इंतहाई नामुमकिन हो। तुम इससे सिर्फ ये पूछो कि साइमन उनके पास तो नहीं आया, कोई भी बहाना कर सकते। मुझे कन्फर्मेशन चाहिए कि तुमने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है या नहीं, जवाना ने कहा तो पाल्मर ने असबाब में सर हिला दिया और उठकर मेज़ की तरफ रखे हुए फ़ोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जवाना ने आगे बढ़कर खुद ही लाउडर का बटन ऑन कर दिया। आर्मिड कॉरपोरेशन। राब्ता कायम होती ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। स्टोन क्लब से मैनेजर पाल्मर बोल रहा हूँ, ऑस्कर साहब से बात करनी है बॉस साइमन के बारे में, पाल्मर ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया।
हेलो। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। सर, मैं स्टोन क्लब का मैनेजर पॉलमर बोल रहा हूँ। सर, बॉस साइमन आपके पास तो नहीं आए? पॉलमर ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। नहीं। क्यों? तुमने मुझे ही क्यों फ़ोन किया है? उसी तरफ से सर्द लहजे में कहा गया। मैं ऑस्ट्रेलिया से बाहर गया हुआ था सर, अभी मेरी वापसी हुई है। मैंने बॉस साइमन से इंतहाई ज़रूरी बात करनी थी। यहाँ वो कहकर गए हैं कि वो आपसे मिलने जा रहे हैं, इसलिए मैंने फ़ोन किया है। पॉलमर ने जवाब देते हुए कहा। नहीं, वो मेरे पास नहीं आया। अगर आया तो मैं उससे कह दूंगा कि तुमसे राब्ता कायम कर ले। दूसरी तरफ से इस बार कदरे एतमीनान भरे लहजे में कहा। शुक्रिया सर, पार्टनर ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये कारपोरेशन किस चीज़ का बिजनेस करती है? जवाना ने कहा। मशीनरी एक्सपोर्ट करती है, बस मुझे इतना ही मालूम है, मज़ीद तफसीलात का इल्म नहीं है। पॉलमर ने जवाब दिया। ओके, अब हमारे साथ चलो और हमें ऑस्कर के दफ्तर तक छोड़ाओ। हमारे पास गाड़ी नहीं है। जवाना ने कहा। मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ। पॉलमर ने कहा। जो मैंने कहा है वो करो, समझे? इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। मैं नहीं चाहता कि साइमन कल मुझसे गिला करे कि मैंने इसका मैनेजर ज़ाया कर दिया। जवाना ने गुर्राते हुए कहा। ठीक है, जैसे आप कहें, पॉलमर ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जवाना और जॉसी भी उसके पीछे ही कमरे से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद उनकी कार सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर पॉलमर मौजूद था, जबकि साइड सीट पर जवाना और रुकबी सीट पर जोसेफ अकेला बैठा हुआ था। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो एक 4 मंजिला इमारत के सामने पहुंच गए। इस पर आर्मेड कॉरपोरेशन का जहाजी साइज का बोर्ड लगा हुआ था और पार्किंग तकरीबन कारों से भरी हुई थी। बेशुमार लोग इस इमारत में आ जा रहे थे और ये सब अफराद अपने अंदाज और लिबास से ही बिजनेस पेशा लग रहे थे। इसकी चौथी मंजिल पर ऑस्कर का दफ्तर है। पॉलमर ने एक साइड पर कार रोकते हुए कहा। तुम हमारे साथ चलो और ऑस्कर के दफ्तर तक हमें छोड़कर वापस चले आना। जवाना ने कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। पॉलमर भी दूसरी तरफ से नीचे उतर आया। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात नुमाया थे, लेकिन उसने ज़बान से कोई बात नहीं की थी। जोसेफ समझ रहा था कि जवाना पॉलमर को क्यों साथ रखना चाहता है, क्योंकि हो सकता है कि वो इनके यहाँ आने की इतला फ़ोन पर ऑस्कर को दे दे और शायद जवाना साइमन की वजह से उसे हलाक भी ना करना चाहता था। इमारत में दाखिल होकर वो एक लिफ्ट में सवार हुए और चौथी मंजिल पर पहुंच गए। ये एक तवील राहदारी थी जिस पर ऑफिस बने हुए थे। सबसे आखिर में एक दरवाज़ा था जिसके बाहर एक चपरासी यूनिफॉर्म पहने खड़ा हुआ था। बाहर ऑस्कर की नेम प्लेट भी मौजूद थी। ओके, अब तुम जा सकते हो, जवाना ने कहा और पॉलमर जल्दी से मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता वापस लिफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया, जबकि जवाना और जोसेफ आगे बढ़ गए। हमें ऑस्कर साहब से मुलाकात का वक्त दिया हुआ है, जवाना ने चपरासी के करीब पहुंचकर इंतहाई मुहस्सब लहजे में कहा। यस सर, चपरासी ने मौतबाना लहजे में कहा और हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोल दिया। जवाना और जोसेफ अंदर दाखिल हुए तो एक खासा बड़ा कमरा था जिसमें एक तरफ एक दरवाज़ा था जिसके बाहर काउंटर था और काउंटर पर एक खूबसूरत और नौजवान लड़की फ़ोन के सामने रखे मौजूद थी, जबकि कमरे में सोफे रखे हुए थे जिन पर 4 आदमी बैठे हुए थे। जवाना और जोसेफ काउंटर की तरफ बढ़ गए। यस सर, नौजवान लड़की ने इन दोनों से मुखातिब होकर कहा, लेकिन जवाना उसे कोई जवाब दिए बगैर साइड दरवाजे की तरफ बढ़ गया। खामोश बैठी रहो वरना एक लम्हे में गर्दन टूट जाएगी, जवाना के पीछे आने वाले जोसेफ ने आहिस्ता से लेकिन गुर्राते हुए लहजे में लड़की से कहा, जो जवाना को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर उठने की कोशिश कर रही थी। और लड़की का चेहरा यकलख्त जर्द पड़ गया, लेकिन वो उठने की बजाय अपनी कुर्सी पर ही बैठी रही। यहाँ का ख्याल रखना जोसेफ, जवाना ने दरवाज़ा खोलते हुए मुड़कर जोसेफ से कहा और जोसेफ ने अस्पात में सर हिला दिया। जवाना अंदर दाखिल हुआ तो एक खासा बड़ा कमरा था जिसे इंतहाई कीमती फर्नीचर से सजाया गया था। एक बड़ी सी मेज़ के पीछे एक अधीर उम्र आदमी बैठा हुआ था। मेज़ के सामने कुर्सियों पर 2 नौजवान बैठे हुए थे। जवाना को इस तरह अंदर दाखिल होते देखकर वो तीनों चौंक पड़े। तुम कौन हो और इस तरह क्यों अंदर आए हो? मेज़ के पीछे बैठे हुए अधीर उमर ने इंतहाई हैरत के साथ साथ कतरे गुस्सेले लहजे में कहा। उसके बोलते ही जवाना समझ गया कि यही ऑस्कर है, क्योंकि पहले साइमन ने इससे बात की थी और फिर पॉलमर ने, और अब जो वो बोला था तो वो आवाज़ एक ही थी। तुम दोनों बाहर जाओ, मैंने ऑस्कर साहब से इंतहाई एमरजेंसी बात करनी है, जवाना ने मेज़ के सामने बैठे हुए दोनों नौजवानों से कहा। उसका लहजा इस कदर जारहाना था कि वो दोनों बौखलाए हुए अंदाज में उठकर खड़े हो गए। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। तो तुम डाकू हो?
ऑस्कर ने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे साइमन ने भेजा है और मैंने वाकई ज़रूरी बात करनी है। मुझे सिर्फ चंद मिनट चाहिए और ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा कि मेरे पास इंतज़ार के लिए वक्त नहीं है। जवाना ने बड़े नरम लहजे में कहा तो ऑस्कर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। वो दोनों नौजवान जब कमरे से बाहर निकल गए तो जवाना इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम एक सरकारी एजेंसी डार्क लाइट के चीफ भी हो मिस्टर ऑस्कर, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम समझदार आदमी होगे और समझदारी का सबूत दोगे। जवाना ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा तो ऑस्कर भी इख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम जवाना है, वही जवाना जिसे तुम्हारे कहने पर साइमन ने डॉक्टर यूनुस के बारे में पैगाम दिया था ताकि ये पैगाम अली इमरान तक पहुंच जाए। मैं इस सिलसिले में यहाँ आया हूँ, जवाना ने कहा तो ऑस्कर ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया, लेकिन उसके चेहरे पर अब परेशानी के तासुरात उभर आए थे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि तुमने क्यों साइमन के ज़रिए पैगाम दिया है और इससे तुम्हारा असल मकसद क्या था। पैगाम मेरे मास्टर अली इमरान के पास पहुंच गया तो उसने डॉक्टर यूनुस के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि डॉक्टर यूनुस तो पहले ही हलाक हो चुका है और इस पर मास्टर अली इमरान ने साइमन से फ़ोन पर बात की, लेकिन साइमन ने उसे टाल दिया। चनाचा मास्टर ने मुझे यहाँ भिजवाया ताकि मैं साइमन से मिलकर सही सूरत हाल मालूम करूँ। साइमन मुझे अच्छी तरह जानता है, इसलिए उसने मुझे वो सब कुछ बता दिया। मुझे तुमसे मिलने की ज़रूरत ना थी क्योंकि साइमन ने जो कुछ बताया था उसके बाद तुमसे मिलना फजूल था। चनाचा मैंने मास्टर को फ़ोन पर रिपोर्ट दी तो मास्टर ने हदायत की कि मैं तुमसे मिलूं और सिर्फ इतना पूछूं कि स्टालिया हुकूमत डॉक्टर यूनुस में दिलचस्पी क्यों ले रही है, इसका असल मकसद क्या है। जहाँ तक किंग का ताल्लुक है उसे मास्टर खुद संभाल लेंगे। और ये भी सुन लो कि मेरा नाम जवाना है, इसलिए मैं जो वादा करता हूँ उसे हर हालत में पूरा करता हूँ और मेरा वादा है कि तुम्हारा नाम किसी सूरत भी सामने नहीं आएगा। तुमने मुझे क्या बताया है, जवाना ने इंतहाई मुतमईन लहजे में कहा। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, किसने तुम्हें बताया कि मैं यहाँ काम करता हूँ और मैं वही ऑस्कर हूँ। ऑस्कर ने होंठ चबाते हुए कहा, पहले साइमन ने मेरे कहने पर तुमसे फ़ोन पर बात की। इस वक्त मुझे चूँकि तुमसे मिलने की ज़रूरत ना थी इसलिए मैंने उससे तुम्हारे बारे में कुछ पूछने की ज़रूरत ही ना समझी, सिर्फ ये कन्फर्म करने के लिए जो कुछ साइमन ने बताया है दुरुस्त है। मेरे कहने पर इसने तुमसे फ़ोन पर बात की। इसके बाद शायद तुम्हारा डायरेक्ट नंबर है इसलिए इसने डायरेक्ट कॉल कर ली। मास्टर इमरान होता तो शायद वो इस कॉल के नंबरों से तुम्हें ट्रेस कर लेता, लेकिन मुझे ये चक्करबाजियाँ नहीं आती तो नाक की सीट चलने का आदी हूँ। मास्टर की हदायत के बाद मैं वापस साइमन के पास आया, लेकिन साइमन कहीं चला गया था। चनाचा मैं उसके मैनेजर पॉलमर से मिला। पॉलमर मेरी तरह मोटे दिमाग का आदमी साबित हुआ, इसलिए उसे मजबूरन 2-4 झटके देने पड़े। फिर उसने मजबूरन यहाँ का पता बताया। मैंने कन्फर्म करने के लिए उसे तुम्हें फ़ोन कराया जो तुम्हारे इदारे का था। बहरहाल तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं कन्फर्म हो गया कि तुम वही ऑस्कर हो। मैं चूँकि साइमन का दोस्त हूँ इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसके मैनेजर पॉलमर को हलाक कर दूँ और मैं उसे वहीं छोड़ना भी ना चाहता था कि वो हमारे जाने के बाद तुम्हें फ़ोन पर इतला दे दे और तुम कहीं गायब हो जाओ। इसलिए मैं उसे यहाँ अपने पास ले आया, तुम्हारे दफ्तर के दरवाजे से उसे वापस भेज दिया और अब तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। मैं पहले तो मास्टर किलर्स का रुकन था और ये काम गर्दन तोड़कर कराए जाने का तसव्वुर रखता था, लेकिन मास्टर इमरान के साथ रहकर मेरी तबीयत में अब इस कदर ठहराव आ गया है कि मैं अब तुम्हारे सामने बैठे बातें कर रहा हूँ, वरना अगर मैं वही जवाना होता तो इस वक्त तुम्हारी सेक्रेटरी समेत हर शख्स हलाक हो चुका होता और तुम इस वक्त चांदगिरी के आज़ाब से गुजर रहे होते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इससे तुम समझ सकते हो कि मास्टर इमरान किस कदर अजीम इंसान है जिसने एक दरिंदे को किस हद तक इंसान बना दिया, लेकिन अभी मेरे अंदर का दरिंदा पूरी तरह इंसान नहीं बना। इसलिए मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम मेरे वादे पर एतमाद करो, इस सिलसिले में जो दुरुस्त है वो बता दो। जवाना ने कहा तो ऑस्कर बेख्तियार हंस पड़ा। तुम वाकई ही अजीब आदमी हो कि बैक वक्त धमकियां भी देते हो और दरख्वास्त भी करते हो। बहरहाल मैं तुम्हें यह बता दूं कि मैं हुकूमत का आदमी हूं, इसलिए मैं तुम्हें असल मिशन के बारे में कुछ बताकर अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। तुम चाहे मुझे गोली मार दो, मेरी गर्दन तोड़ दो, तुम्हें बहरहाल नाकामी होगी। ऑस्कर ने जवाब देते हुए कहा, तुम वो कुछ बता दो जो तुम्हारे ज़मीर के मुताबिक गद्दारी के ज़ुमरे में ना आता हो।
जवाना ने कहा, हाँ इतना बता देने में कोई हर्ज नहीं कि स्टालिया के साथ डॉक्टर यूनुस ने अपने फार्मूले की फ़रोख्त की बात की थी, लेकिन उसने इस कदर शर्तें लगाई और इतनी लंबी रकम तलब की कि हुकूमत उसकी ये शराइत पूरी ना कर सकती थी। इसलिए हुकूमत ने यही मुनासिब समझा कि उसे अगवा कर लिया जाए। ऑस्कर ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर यूनुस तो पहले ही हलाक हो चुका है, क्या तुम्हारी हुकूमत को इसकी इत्तला नहीं मिली थी? जवाना ने कहा, अगर मिली होती तो हुकूमत को क्या ज़रूरत थी ये सारा खेल खेलने की? ऑस्कर ने कहा, किंग और उसका नायब स्टार्क पाकिशिया से काफरिस्तान और अब काफरिस्तान से अपलैंड पहुंच चुका है। इसका क्या मतलब है कि किंग अब किसी के पीछे भाग रहा है? जवाना ने कहा तो ऑस्कर बेइख्तियार चौंक पड़ा। इस बात का इल्म तुम्हें कैसे हुआ? ऑस्कर ने हैरान होते हुए कहा, किंग के नायब जॉनी ने बताया है। जवाना ने जवाब दिया, मुझे भी यही इत्तला मिली है और उसकी वजह यह है कि डॉक्टर यूनुस हलाक नहीं हुआ बल्कि मौत का फर्जी ड्रामा खेला गया है और किंग ने इसका पता चला लिया। उसे मालूम हुआ कि वो काफरिस्तान में मौजूद है क्योंकि इसकी मौत का 1 माह गुजर चुका है, लेकिन उसने 1 हफ्ता पहले हमसे बात की थी। इस तरह हमें यकीन हो गया कि डॉक्टर यूनुस जिंदा है। किंग इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम करने का आदी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चनाचा वो काफरिस्तान पहुंच गया और वहां से उसने खोज लगाया कि डॉक्टर यूनुस अपलैंड चला गया है। वहां काफरिस्तान की लेबॉर्ट्री में काम करने के लिए उसे किंग वहां चला गया था और हो सकता है कि वो अब तक डॉक्टर यूनुस पर हाथ डाल भी चुका हो। ऑस्कर ने जवाब दिया, काफरिस्तान और स्टालिया डॉक्टर यूनुस के फार्मूले को किस अंदाज में इस्तेमाल करना चाहते हैं? जवाना ने कहा, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं साइंसदान नहीं हूँ। ऑस्कर ने जवाब दिया, क्या मैं यहाँ से मास्टर इमरान को फ़ोन कर सकता हूँ? जवाना ने कहा, हाँ कर लो। ऑस्कर ने कहा तो जवाना ने फ़ोन पीस को अपनी तरफ खींचा। उसके नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके उसने डायरेक्ट किया और रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। अगर मुनासिब समझो तो लाउडर का बटन प्रेस कर दो। ऑस्कर ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मास्टर से तुम्हारी बराह रास्त बात करवाना चाहता हूँ। जवाना ने कहा और ऑस्कर ने भी इख्तियार होंठ भींच लिए। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही इमरान की आवाज़ सुनाई दी। जवाना बोल रहा हूँ मास्टर, मैं इस वक्त ऑस्कर साहब के ऑफिस से बोल रहा हूँ। ऑस्कर साहब को मैंने वादा किया है कि उनका नाम किसी भी सतह पर नहीं आएगा, लेकिन तफसील वो इसलिए नहीं बता रहे कि उनके ख्याल के मुताबिक तफसील बताना मुल्क से गद्दारी है, इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद उनसे बात कर लें। जवाना ने कहा, कराओ बात। दूसरी तरफ से इमरान की इंतहाई संजीदा आवाज़ सुनाई दी और जवाना ने रिसीवर ऑस्कर की तरफ बढ़ा दिया और साथ ही उसने उंगली से लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो, मैं ऑस्कर बोल रहा हूँ, ऑर्मेड कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर। ऑस्कर ने रिसीवर लेते हुए कहा, जवाना ने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की मिस्टर ऑस्कर? अगर ऐसा हुआ है तो मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ सुनाई दी, ओ नहीं मिस्टर जवाना, वाकई आपकी सोहबत में काफ़ी मुहज़्ज़ब हो चुके हैं, वरना मुझे मास्टर किलर्स के बारे में तफसीलात का इल्म है। इसके अलावा अगर वो कुछ करना भी चाहते तो शायद यहाँ मेरे ऑफिस में ना कर सकते, लेकिन उनके मुहज़्ज़बपन की वजह से मैंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। ऑस्कर ने जवाब देते हुए कहा, मिस्टर ऑस्कर, जवाना ने जो वादा आपसे किया है वो मेरी तरफ से भी कायम रहेगा। किसी भी सतह पर आपका नाम हमारी तरफ से सामने नहीं आएगा। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि स्टालिया डॉक्टर यूनुस के पीछे क्यों लगा हुआ है, जबकि डॉक्टर यूनुस का फार्मूला इस कदर अहम नहीं है। लेज़र शुआओं को सुकेड़ने और इससे हथियार तो तैयार हो भी रहे हैं और होते भी रहेंगे। मेरा ख्याल है कि इतनी सी बात बता देने में आपके ज़मीर पर गद्दारी का बोझ नहीं पड़ेगा। इमरान ने कहा, स्टालिया जिस फार्मूले पर काम कर रहा है उसमें जदीद दरियाफ्त शुदा मार्सेला रेस इस्तेमाल की जानी है, लेकिन हथियार बनाने के लिए मार्सेला रेस को सुकेड़ने का अमल ज़रूरी होता है और साइंसदानों का ख्याल है कि डॉक्टर यूनुस के फार्मूले को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने ये बात आपको इसलिए बता दी है कि अगर स्टालिया यह हथियार बना रहा है तो जाहिर है वो इसका इस्तेमाल पाकिशिया पर तो नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यकीन है कि आपके इस सिलसिले में स्टालिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ऑस्कर ने कहा, स्टालिया ने वैसे तो पाकिशियाई साइंसदान डॉक्टर यूनुस को अगवा करने का प्लान बनाकर ऐसा इकदाम किया था जिसका उसे खुमियाजा भुगतना पड़ता, लेकिन अब जबकि डॉक्टर यूनुस काफरिस्तान के हाथ बिक चुका है तो अब ये बात ख़त्म हो जाती है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा,
स्टालिया ने मजबूरन उसे अगवा करने का प्लान बनाया है, वरना स्टालिया तो इससे उसकी एजाद खरीदने में दिलचस्पी रखता था। बहरहाल अब ये आप जाने और किंग जाने, मेरी एजेंसी से चूंकि ये मिशन वापस ले लिया गया है, इसलिए मैं इन मामलात में मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। ऑस्कर ने जवाब देते हुए कहा, ओके, बेहद शुक्रिया, आप बेफिक्र रहें, आपका नाम सामने नहीं आएगा। रिसीवर जवाना को दे दें। इमरान ने कहा तो ऑस्कर ने रिसीवर वापस जवाना की तरफ बढ़ा दिया। यस मास्टर, जवाना ने कहा। जवाना, अब तुम खामोशी से वापस पाकिस्तान आ जाओ, इमरान ने कहा। यस मास्टर, जवाना ने कहा और रिसीवर रख दिया। ओके मिस्टर ऑस्कर, अब इजाज़त, गुड बाय, जवाना ने कहा और फिर मुसाफिया के बाद बगैर वापस मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर आ गया, जहां जोसेफ बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़ा हुआ था। आओ जोसेफ, मामलात दुरुस्त हो गए हैं, जवाना ने जोसेफ से कहा और ऑफिस के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जोसेफ भी सर हिलाता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। डॉक्टर यूनुस लेबॉर्ट्री में वाक़या अपने दफ्तर में एक बड़ी सी मेज़ के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। एक फाइल के मुतालिया में मसरूफ था कि पास बड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। यस, डॉक्टर यूनुस ने रिसीवर उठाकर कहा। डॉक्टर साहब, काफरिस्तान से आपके लिए कॉल है। उसी तरफ से उसके पीए की आवाज़ सुनाई दी। किसकी कॉल है? डॉक्टर यूनुस ने पूछा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के शोबा लेबॉर्ट्री के चीफ कर्नल नौशाद की, पीए ने जवाब दिया। मिलिट्री इंटेलिजेंस के शोबा लेबॉर्ट्री से क्या मतलब हुआ? डॉक्टर यूनुस ने हैरान होकर कहा। जनाब, मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक बाकायदा अलहदा सेक्शन कायम किया गया है, जिसका मकसद ऐसी तमाम लेबॉर्ट्रीज की हिफाजत है जिससे काफरिस्तान का मुफाद वाबस्ता हो। इसका चीफ कर्नल नौशाद है, पीए ने वजाहत करते हुए कहा। ठीक है, बात कराओ, डॉक्टर यूनुस ने कहा। हेलो, कर्नल नौशाद बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर MY खान बोल रहा हूँ। डॉक्टर यूनुस ने अपने नाम का मुखफ़िफ इस्तेमाल करते हुए कहा। वो जब से पाकिस्तान से काफरिस्तान आया था यही नाम इस्तेमाल करता था और उर्फ में उसे डॉक्टर खान कहा जाता था। डॉक्टर खान, पाकिस्तानी एजेंट आपके पीछे अपलैंड पहुंच चुके हैं, कर्नल नौशाद ने कहा। पाकिस्तानी एजेंट? क्या मतलब? पाकिस्तान के लिहाज से तो मैं मरकर दफन भी हो चुका हूँ, डॉक्टर यूनुस ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, बिज़ाहिर तो ऐसा ही है, लेकिन अब मालूम हुआ है कि उन्हें किसी न किसी तरह ये शक पड़ गया है कि आप ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि अपलैंड में काफरिस्तान की लेबॉर्ट्री में काम भी कर रहे हैं, और उन्होंने इस लेबॉर्ट्री के बारे में पूरी तफसीलात भी मालूम कर ली हैं। कर्नल नौशाद ने कहा। ये कैसे मुमकिन है? जबकि किसी भी सतह पर मेरा नाम सामने नहीं आया तो वो लोग कैसे मुझे और लेबॉर्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं? डॉक्टर यूनुस ने हैरत भरे लहजे में कहा। अपलैंड में हमारे एक एजेंट ने हमें इतला दी है कि 2 आदमी ओ तारा छावनी में स्पेशल सेक्शन के कर्नल तारिक से मिले, जिसने उन्हें डिफेंस हेडक्वार्टर के कर्नल अहमद से मिलाया, जिसने उनकी दावत की, और उनकी दावत पर कर्नल अहमद होटल में रात का खाना खाने दारुल हुकूमत गए। वापसी पर उनकी कार रोककर उन्हें बेहोश कर दिया गया। जब उन्हें होश आया तो उनसे लेबॉर्ट्री और आग के मुतल्लिक तफसीलात मालूम कर ली गईं। क्योंकि कर्नल अहमद का ताल्लुक डिफेंस हेडक्वार्टर से था, इसलिए उसे लेबॉर्ट्री के बारे में तफसीलात का इल्म था। तफसीलात मालूम करके कर्नल अहमद को रिहा कर दिया गया। कर्नल अहमद ने वापस आकर अपने हेडक्वार्टर को सारे वाक़यात की तहरीरी रिपोर्ट की, लेकिन हुकाम ने मामला दबा दिया। मगर हमारे एजेंट ने इसकी कापी हासिल करके हमें भेज दी है, और हमारे आदमियों ने जो मज़ीद तहकीकात की हैं उसके मुताबिक ये लोग पाकिस्तानी एजेंट थे। इसलिए हुकूमत काफरिस्तान ने ये इतला मिलने पर आला सतही मीटिंग कॉल की, जिस पे ये तय किया गया है कि अभी चूँकि लेबॉर्ट्री में मशीनरी की तनसीब का काम हो रहा है, इसलिए आपका लेबॉर्ट्री में रहना इस कदर ज़रूरी नहीं। इस फार्मूले पर काम के आगाज़ में 1-1.5 माह की देर है, इसलिए आपको फौरी तौर पर लेबॉर्ट्री से वापस बुलाया जाए और आप काफरिस्तान में इस वक्त तक एक खुफिया मकाम पर रहेंगे जब तक ये पाकिस्तानी एजेंट मुतमईन होकर वापस नहीं चले जाते। Like, comment, share, press the bell icon.